दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद सर क्लास में। लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन को करेंगे। और अभी प्रेजेंट में मॉडर्न इंडिया चल रहा है जिसमें हम भारत का संवैधानिक विकास तक के सफ़र को तय किया है। आज इसका सेकंड पार्ट होगा और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से फॉर्मेट बदल बदल के काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अगर आपने एक वीडियो भी इस तरह के देख लिए तो 2-4 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। 20 अगस्त 1917 सुधार की घोषणा को जाना जाता है। ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, ऑप्शन बी मार्ले घोषणा के नाम से, ऑप्शन सी मिंटो घोषणा के नाम से, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम से मॉन्टेग्यू घोषणा पड़ा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन बी जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन सी सर सैमुअल हॉर, ऑप्शन डी लॉर्ड सैलिसबरी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। ये वर्ष 1916 से 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। 1916 से 1922 तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय का गवर्नर को दिया गया था। आरक्षित विषय का अधिकार गवर्नर को दिया गया। यह दोहरी शासन प्रणाली वर्ष 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलती रही। 9 प्रांतों में चलती रही। केवल बंगाल में वर्ष 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक निलंबित रहा। बंगाल में 1924 से 1927 तक और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक ये निलंबित रहा, याद रखिएगा। ठीक है, 1924 से 27 बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली निलंबित रहा और मध्य प्रांत में 1924 से 26 तक सस्पेंड रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी रोलेक्ट कमीशन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि राजनैतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन किया जाए। वर्ष 1927 से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन आयोग नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलनों और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र
ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी भारत की संघीय संरचना, ऑप्शन डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, 1835 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन ऑटोनॉमी स्वशासन की शुरुआत की गई। ठीक है, दोहरे शासन की जगह स्वशासन ऑटोनॉमी की शुरुआत की गई थी तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों को खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फर्स्ट है प्रांतीय स्वशासन का उपबंधिता, ऑप्शन सेकंड है एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंधिता, थर्ड है केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंधिता। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। प्रेजेंट में भी वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार थे। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना, सेकेंड, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, थर्ड, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, फोर्थ, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, फिफ्थ, प्रांतीय शासन व्यवस्था, 6 प्रांतीय विधानमंडल, 7 केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और 8 फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये 8 चीजों को बदला गया था। ठीक है, 1935 के कानून में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट, ये तीनों शामिल है। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एस.सी. बोस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया? ऑप्शन ए रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन सी फैजपुर अधिवेशन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। ठीक है, अस्वीकार किया था, यहां भी अस्वीकार है। ठीक है, गलती से स्वीकार लिख दिया गया है, अस्वीकार किया था। ठीक है, अस्वीकार। इस अधिवेशन की अध्यक्षता
जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ये अस्वीकार है, स्वीकार नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग 321 धाराएं ये पूछ लेता है और 10 अनुसूचियां थी। ये पूछ लेता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्न था, तो आपको बता देना है इसमें 10 अनुसूचियां, 14 भाग और 321 धाराएं शामिल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदान प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? ऑप्शन ए मूल अधिकार के रूप में, ऑप्शन बी राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी सी राज्य के कार्यपालिका शक्ति विस्तार में, ऑप्शन डी भारत सरकार के कार्य संचालन में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। ठीक है, भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्राप्त थी और वर्तमान में केंद्र सरकार को प्राप्त है। भारतीय संविधान में इसे केंद्र सरकार को सौंपा गया है। जैसे भारत में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं, जबकि राज्य सूची पर केवल और केवल राज्य बनाती है। लेकिन राज्य सूची के विषय पर कुछ शर्तों के हिसाब से केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो अगर इन विषयों में कोई भी विषय शामिल नहीं है, इन सूचियों में कोई विषय शामिल नहीं है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह किसने कहा? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभापतित्व में प्रारूप समिति नियुक्त की गई। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप के विचारों को पेश करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधानों को ज्यों का त्यों शामिल किया गया है। मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है। ठीक है, संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पुनः जजिया लगाना फारूक शेर, ऑप्शन बी
मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड, ऑप्शन सी सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग, ऑप्शन डी दासता का अंत मैल्कम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दासता का अंत मैल्कम। ठीक है, फारुखियर ने पुनः जजिया कर आरोपित किया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और मसूलीपट्टनम पर अधिकार कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में 1759 में किया गया था। ठीक है, कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में 1759 में किया गया था। और ये सती प्रथा का निषेध भी लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग के द्वारा किया गया था, जबकि मैल्कम एक अमेरिकी पादरी थे जिन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दासता का ब्यौरा दिया, परंतु दासता के अंत में उनका नाम नहीं जुड़ा है। ठीक है, क्योंकि दासता का अंत लॉर्ड एलनबरो ने करी थी, लॉर्ड एलनबरो। इन्होंने ब्यौरा दिया था, मैल्कम ने ब्यौरा दिया था। ये अमेरिकी पादरी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? ऑप्शन ए थॉमस मुनरो से, ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट से, ऑप्शन सी होल्ट मैकेंजी से, ऑप्शन डी मैकाले से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थॉमस मुनरो से। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक एवं स्वच्छंदतावाद दृष्टिकोण प्रायः मुनरो, मैल्कम, एल्फिंगटन तथा मेटकॉफ आदि ब्रिटिश प्रशासकों का माना जाता है। ये भारतीय गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे। मुनरो ने मद्रास में 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल का प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? ऑप्शन ए बिहार अकाल 1873, ऑप्शन बी राजपूत काल 1868 से 69, ऑप्शन सी मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866 से 67, ऑप्शन डी उड़ीसा अकाल 66 से 67। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा अकाल 66 से 67। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा काल 1866 से 67 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 ईस्वी में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जनक्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग उड़ीसा में मृत्यु को प्राप्त किए थे। ठीक है, इस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय दुर्मिज संहिता, इसके अकाल भी कहते हैं, दुर्मिज अकाल का ही दूसरा शब्द है। 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी हार्टोग आयोग, ऑप्शन सी स्ट्रैची आयोग, ऑप्शन डी इंडिगो आयोग। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रैची आयोग। 1866 में जॉर्ज कैम्पबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया, जिसने राहत सेवक को सरकार की जवाबदेही माना। 1876 से 1877 के अकाल के बाद 1878 में स्ट्रैची आयोग बनाया गया, जिसके अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता बनाई गई थी। ठीक है, स्ट्रैची आयोग कब बना? 1878 में, और इसी के सिफारिश के बाद अकाल संहिता बनाई गई थी। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता, भारतीय अकाल संहिता 1883। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद को, ऑप्शन बी लॉर्ड एटली को, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन को, ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड एटली को।
ठीक है। लॉर्ड ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी अरविंद घोष ने, ऑप्शन सी वीपी चंद्रपाल ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरविंद घोष ने। ठीक है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। अरविंद घोष लगभग 10 वर्षों तक विशेषकर बंगाल के विभाजन के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहे तथा स्वदेशी और बहिष्कार कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने वालों में शामिल रहे। इन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राण है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न होगा ये, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी एओ हुयुम, ऑप्शन सी जीके गोखले, ऑप्शन डी वीजी तिलक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरविंद घोष। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूल मूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। ये आपके 20 प्रश्न थे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इसे 1, 2 बार 3 बार देख लें, याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और कल हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ और टॉपिक होगा विविध। ठीक है। विविध यानी कि सब कुछ इसमें कंपाइल करके हम बनाएंगे। इसमें 4-5 वीडियो बनेंगे, यहाँ से 5 या 6 वीडियो बनेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में इसे शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है। कल मिलेंगे विविध के साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट विद अजय सर के नाम से। और किसी भी क्वारी के लिए आप हमें 9910471615 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कुछ भी हमें यहाँ पे भेज सकते हैं या फिर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।